धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर दिल्ली की द्वारिका कोर्ट से हमारे पास आ रही है। सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारिका कोर्ट ने सेक्स रैकेट के मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में यानी मानव तस्करी के मामले में और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में दोषी करार दे दिया है। जल्द ही उसकी सज़ा का भी फैसला सुना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद सोनू पंजाबन ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसके सर में दर्द है। जेल में वाले अस्पताल वो गई जहां पे उसे सर दर्द की गोलियां मिल गई और उसने ज़्यादातर गोलियां एक साथ ही खा ली और अपनी जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां बाहर अभी अस्पताल में उसकी हालत ठीक बनी हुई है। नाम उसका असली है गीता अरोड़ा। पहचानी जाती है वो सोनू पंजाबन के नाम से। सेक्स रैकेट और मानव तस्करी के तौर पर वो जानी पहचानी जाती है। दिल्ली पुलिस ने एक टाइम पे उस पर मकौका भी लगाया था। कुछ लोगों ने उसकी फिल्में भी बनाई हैं। उसके साथ उसके एक साथी संदीप बेदवाल को दुष्कर्म का यानी कि रेप का, किडनैपिंग का यानी कि अपहरण का और इसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का दोषी करार दिया गया है। क्या है मामला, अब वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 2009 का मामला बताया जाता है। 12 साल की एक बच्ची हुआ करती थी जो इस आरोपी से प्यार किया करती थी। यह आरोपी उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ले आया जिसका नाम संदीप बेदवाल है और वहाँ पे सीमा आंटी के घर पे ले गया जो सीमा आंटी के नाम से मशहूर थी। वहाँ पे इस लड़की का रेप किया और उसके बाद सीमा आंटी को इस लड़की को बेच के भाग गया। उसके बाद ये लड़की कई हाथों में बिकती रही, फिर ये पहुंची सोनू पंजाबन के हाथ में और सोनू पंजाबन ने भी फिर इसको आगे बेचना और सेक्स रैकेट के धंधे में धकेलना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगा लगा के इसको शारीरिक रूप से बड़ा किया गया। कभी इसको लखनऊ बेच दिया गया, कभी इसको हरियाणा के रोहतक भेज दिया गया। फरवरी 2014 की बात है। ये किसी तरीके से रोहतक से भागती हुई दिल्ली के नजफगढ़ पहुंच गई। इसने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने FIR दर्ज की और मामले की जाँच शुरू कर दी, जिसके बाद सोनू पंजाबन को गिरफ्तार किया गया और संदीप बेदवाल को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को दोषी करार दिया जा चुका है। इसके अलावा और जो आरोपी हैं उनके मामले की सुनवाई चल रही है। उम्मीद है जल्दी अदालत इन दोनों को सज़ा भी सुना देगी। इस मामले में जो ये पीड़िता है ये दिल्ली के हर्ष विहार की रहने वाली बताई जाती है। बताया जा रहा है जब ये रोहतक से नजफगढ़ पहुंच गई थी तो उस वक्त इसने अपने घर जाने की कोशिश की। इसके परिवार में इसकी और बहन भाई भी हैं। इसके माता पिता ने कहा कि तू अगर यहाँ आएगी तो इन सब की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यानी इन सब की शादी नहीं होगी। तो उन्होंने भी इसको अपनाने से इनकार कर दिया। हमारे समाज की स्थिति ऐसी है। इज्जत जाती है तो लड़कियों की, लड़कों की वजह से तो कभी कोई इज्जत जाती ही नहीं है। इज्जत लुटती है तो लड़कियों की, लड़कों की तो कभी इज्जत लुटती नहीं है। ये समाज की जो मानसिकता है इससे आप पता नहीं कैसे कब इस समाज को निकाल पाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दंगे के दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ करने, आगजनी करने और आसपास के बहुत सारे घरों में लूटपाट करने, मारकाट मचाने वाले बाप बेटे को कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। थोड़ा मामला गंभीर है, जरा गौर से सुनिएगा। दिल्ली का खजूरी खास वो इलाका है जहां पर फरवरी के दौरान दंगे हुए तो यहां पर भी दंगे हुए थे। उस दौरान यहां की एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी और आसपास के 40-50 घरों में लूटपाट मारकाट की गई थी। जो है दंगा भड़काया गया था। तो उस मामले में जो आरोपी हैं उन बाप बेटों को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बाप का नाम मिट्ठन, बेटे का नाम जॉनी कुमार, दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि बेटे ने ज़्यादा जमानत का जोर बनाया था और उसने कहा था कि मेरी माँ दृष्टिबाधित है यानी कि देख नहीं सकती है। उर्दू में अगर बात करें तो नाबीना है और काफ़ी वक्त से बीमार है। मैं 3 महीने से जेल में बंद हूँ, इसलिए मुझे ज़मानत दी जाए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूँ। लेकिन जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जो इसने वारदात को अंजाम दिया वो सब इसके पड़ोसी हैं। ये अगर वहाँ जाएगा तो उन पर दबाव बना सकता है कि देखो जमानत पे छूट के आ गया, अब तुम मेरे खिलाफ क्या कर लोगे, और ये सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए इन दोनों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इनके वकील ने जो कहा वो भी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा साहब हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारे घर में तो खुद तोड़फोड़ हो गई है, हमने तो खुद एप्लीकेशन दी थी जी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन जब हम थाने में गए तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।
सोच रहे हैं, एप्लीकेशन भी सोचे समझे तरीके से दी जाती है, या हो सकता है पीड़ित भी हो। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मस्जिद में तोड़फोड़ करने के आरोपी और दंगा भड़काने के आरोपी बाप बेटे मिठन और उसके बेटे जोनी कुमार को कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सलमान को दिल्ली दंगे का आरोपी साबित नहीं कर पाई पुलिस, तो कोर्ट ने दे दी है जमानत। ऊपर मैंने आपको एक खबर बताई है, उसके बाद दूसरी खबर, ये भी दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई है, और इससे अगली जो तीसरी खबर है वो जामिया हिंसा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में दो ही बवाल हैं इस वक्त, दिल्ली दंगा और जामिया दंगा, जामिया हिंसा, दिल्ली हिंसा, कुछ भी लिखते हैं अखबार वाले तो उसे समझ। सबूतों की कमी के चलते, या अगर हिंदी में बात करें साक्ष्यों के अभाव में, कड़कड़डुमा कोर्ट ने सलमान को जमानत पर रिहा कर दिया। यहाँ के जो जज साहब हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जैन, उन्होंने जमानत दे दी, और जमानत देते हुए जो उन्होंने कहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एफआईआर में सलमान का नाम उल्लेखित किया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। उसके आधार पर पुलिस ये कहती है कि घायल अवस्था में उनको सलमान मिला। पुलिस ने पूछा भाई तुझे चोट कैसे लगी, तो वो एकदम से यानी कि तत्काल पुलिस को नहीं बता पाया कि उसे चोट कैसे लगी। तो पुलिस ने उसको दंगे का आरोपी मान लिया, एफआईआर में नाम दर्ज किया और उसको उठा के जेल में डाल दिया। 25,000 के मुचलके पर अदालत ने और 25,000 की जमानत पर अदालत ने इसको जमानत दे दी है। आगे कोर्ट कहती है कि कोई भी आदमी अगर तत्काल प्रभाव से पुलिस को नहीं बता पाता है कि उसको चोट क्यों लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई आरोपी हो जाएगा। पुलिस एफआईआर में नाम दर्ज करने के अलावा सलमान के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक नहीं पेश कर पाई है। हालांकि सरकारी वकील ने यहाँ भी अपना अड़ंगा लगाने की कोशिश की, अपनी दलीलें रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया और सलमान को जमानत दे दी। बता दें कि 9 अप्रैल से सलमान जेल में बंद था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जामिया हिंसा के आरोपी आशू खान को तीनों मामलों में जमानत मिल गई है। अब उनके बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बता दें आपको, सीए के विरोध के दौरान जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आई थी कि बस में पुलिस वाले ही आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके दौरान ये तस्वीरें भी आई थी कि पुलिस गोलियां चलाते हुए दिखाई दी थी जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये तस्वीरें भी आई थी कि पुलिस दह डंडा बजा रही थी लाइब्रेरी के भीतर घुस के, आपने देखा होगा, और छात्रों को यूं उठवा के चलवा रही थी जी, जैसे छात्र बहुत बड़े गुंडे थे। जहाँ दिखानी होती है मर्दान की वहाँ नहीं दिखाई जाती। विकास दुबे के यहाँ सामने देखो क्या हाल हुआ, जब सामने मर्दान की दिखाने की बात आवे असली एनकाउंटर में, वहाँ तो पुंगी बच गई, ना हथियार बचा पाए ना अपनी जान बचा पाए। लेकिन यहाँ स्टूडेंट थे तो लठ भी बजा रहे थे इन पर, हाथ खड़े खड़ करके इनको चलवाते, गोलियाँ भी चलाते इनको। तो इस मामले में एक आरोपी हैं जो स्थानीय नेता है, नाम है आशू खान। न्यू डिफेंस कॉलोनी में उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज थे। तीनों मामलों में एक एक कर उनको जमानत मिल गई है। अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनके वकील ने कहा साहब इन्होंने हमारा नाम ज़बरदस्ती लिखा और हमारे खिलाफ कोई सबूत तो अभी तक पुलिस पेश कर नहीं पा रही है, तो ऐसे इन्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इनके जेल में रहने की वजह से पिछले 3 महीने से परिवार काफ़ी परेशान है, इसलिए इनको ज़मानत दी जाए। तो अदालत ने इनको ज़मानत दे दी है। ज़मानत दिल्ली की साकेत कोर्ट से मिली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कर्मचारी के सस्पेंशन यानी निलंबन के ऑर्डर में यानी कि आदेश में कारणों का यानी कि वजहों का सही से उल्लेख करना होगा, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। शहर का नाम भले ही प्रयागराज हो गया हो, हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। शहर का नाम भले ही प्रयागराज हो गया हो, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। मथुरा के एक हाईवे थाने के प्रभारी रहे जगदम्बा सिंह के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। ये टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने जगदम्बा सिंह का सस्पेंशन यानी कि निलंबन रद्द कर दिया है, लेकिन कहा है कि जो अधिकारी हैं वो अगर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करना चाहे तो उसके लिए आज़ाद हैं, यानी कि उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन इनका सस्पेंशन समाप्त कर दिया। बता दें कि उन्हें 11 फरवरी 2020 को सस्पेंड कर दिया गया था और ये कार्रवाई जो उनके खिलाफ की गई थी एसएसपी मथुरा और डीआईजी के आदेश पर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि एक डॉक्टर जिनका नाम है निर्विकल्प अग्रवाल, वो किडनैप कर लिए गए थे। उसके मामले में ना टाइम से एफआईआर दर्ज की ना कार्रवाई की, और वो डॉक्टर महोदय खुद 52 लाख रुपए देकर चुपचाप अपने घर आ गए। डॉक्टर महोदय ने भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया, क्योंकि उससे पहले उनके माता पिता की हत्या की जा चुकी थी, वो काफ़ी भयभीत पहले ही थे। तो ऐसे मामले में एफआईआर ना दर्ज किए जाने से पुलिस की इमेज जो है, छवि जो है वो धूमिल हुई, इसलिए तत्काल प्रभाव से, हमेशा ये लिखा था ना अखबार में, तत्काल प्रभाव से एसएसपी ने डीआईजी ने जगदम्बा सिंह को थाना
हाईवे के 4 से सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त तो नहीं किया। बर्खास्त करिए ना, ऐसे लोगों को उठा के जेल में भी डाल लीजिए अगर ऐसा कुछ मामला है तो, तभी तो किसको अकल पैदा हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, लेकिन इसमें साथ में कोर्ट का ये कहना कि अगर आप सस्पेंड करेंगे, आप निलंबित करेंगे तो आपको कारणों का सही से उल्लेख करना होगा। हमेशा यही खबर छपती है ना, सस्पेंड कर दिए, कारण बताओ ना जी। लिखित में नहीं बताते, मौखिक में बहुत कुछ चलता है पुलिस के अंदर, इसलिए पुलिस के मामले अपने ही मामलों में नहीं टिक पाते हैं। ये पुलिस वाला था, पहुंच गया हाई कोर्ट, इन्होंने कहा साहब बताओ इसमें कारण ही नहीं लिख रहा। हाई कोर्ट ने मान लिया, कह रहा ठीक है भाई तेरा सस्पेंसल बहाल करें। अब उम्मीद कीजिएगा जल्द ही इनको कहीं का चार्ज मिल जाएगा और ये फिर से थाने बार बनकर अपनी वही दबंगई जो होती है पुलिस वाली वो दिखाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड में जमा करवाया जुर्माना और जमातियों को कर दिया आरोप मुक्त। दिल्ली की साकेत कोर्ट से ये खबर हमारे पास आ रही है। थाईलैंड के 34 जमातियों से जुड़ी हुई ये खबर हमारे पास आ रही है। 6,000 रुपए का हर एक पे जुर्माना लगाया और कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की जो राशि है, जो रकम है, वो आपको पीएम केयर्स फंड में जमा करवानी होगी। इस शर्त के साथ आप पर लगे सभी आरोपों से आपको मुक्त कर दिया जाता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन इस तमाम मामले में जो ये जमात वाला मामला चल रहा है, इसमें पहला ऐसा कोई मामला है जिसमें पीएम केयर्स फंड में इस तरीके से जुर्माना लगाकर जो है उनको बरी किया गया, आरोप मुक्त किया गया। इससे पहले बहुत सारे जमातियों को आरोप मुक्त किया गया, सज़ा के तौर पर उन पर जुर्माना वसूला गया है। कुछ लोगों को कोर्ट में खड़ा होने की सज़ा भी दी गई है। ये भी एक स्टाइल होता है कोर्ट का, अच्छा होता है ये तरीका। बहुत सारे पुलिस वालों को कभी कभी जो है जज साहब कहते हैं अच्छा भाई ठीक है वहाँ कोने में खड़ा हो जा, दिन भर खड़ा रहे, आज तेरी सज़ा यही है। ढंग से चार्जशीट पेश नहीं कर सकता, ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता, खड़ा रहे वहाँ पे, तो वो खड़ा रहता है सारा दिन, बोल तो सकता नहीं जज के सामने कुछ। तो उसी तरीके का वो आदेश दिया था, लेकिन ये अपने आप में पहली तरीके का आदेश है कि पीएम केयर्स फंड में जुर्माना जमा कराओ और आरोप मुक्त हो जाओ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और योगी सरकार की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जबरन क्वारंटाइन सेंटर में डाले जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सख्त नाराजगी जताई है, चिंता जताई है। कहा कि पसंद की जगह पर या उनके घर पर क्वारंटीन करने के बजाय जबरन किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे असुविधाओं का अभाव है लोगों को क्वारंटाइन किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के भी ये खिलाफ है। हमारी जानकारी में मामला आया है, इसलिए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है उसे आदेश दिया जाता है वो जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करे और देखे कि इलाहाबाद के अस्पतालों में और क्वारंटाइन सेंटर में चल क्या रहा है। ये उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। हालांकि सरकारी वकील के तौर पर पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने कहा कि साहब व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। बताओ कब व्यवस्था ठीक करेंगे? जब कोरोना खत्म ही हो लेगा जब करेंगे, या लाखों लोग खत्म हो लेंगे जब करेंगे? इनकी तो जान छूट रही बढ़िया, लोग जो है दुनिया से जा रहे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनके घर का जावे तो फ़र्क भी पड़े किसी को, जिसका जा रहा वो रोए पिटे। तो इस मामले में जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है उसे कहा है कि वो गंभीरता से इस मामले को सुने और ये ठीक नहीं है। उम्मीद करिए इस मामले पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पुलिस या प्रशासन के लोग आपको उठा के ज़बरदस्ती क्वारंटाइन करने की कोशिश करते हैं तो हाई कोर्ट की ये खबर आपके लिए नज़ीर के तौर पर काम आ सकती है। आप उन्हें दिखा सकते हैं, वरना वो तो आएंगे, 4 डंडे मारेंगे, आके ठोक देंगे, बाहर से ताला लगा के पुलिस वाला बैठ जाएगा, अंदर पता चल रहा टॉयलेट भी नहीं होता उसमें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। साईं बाबा ट्रस्ट के पैसे में हुई है हेरा फेरी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कराए जांच। एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उसमें आरोप लगाया गया है कि नासिक में हुए कुंभ के दौरान जो साईं बाबा ट्रस्ट है उससे जो पैसा निकाला गया था उसमें हेरा फेरी की गई है। कुछ खरीदारी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। 2015 में नासिक में कुंभ हुआ था, उसमें हुए खर्च के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। बता दें इससे पहले हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मामला पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया, जिसके बाद अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसे मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ, किसी वकील के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ग्राउंड जीरो पर पत्रकारिता करने के बाद भी मेरी बुद्धि में घुस नहीं पाई है। भाई बता देने में क्या दिक्कत हो रही है, हर चीज़ में सुपरमैन थोड़ी बन सके हम। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लूट और एक चीज़ होती है झपटमारी।
लूट में बताया गया है 2 से ज़्यादा बदमाश हो, हथियार के बल पे लूट की गई हो, बलपूर्वक लूट की गई हो, चलो वही लूट होगी। इसके अलावा जो झपट मारी है, क्या है झपट मार गए, खोस के ले गए, छीन के ले गए, हैं कामड़ा मारा और खोस लिया हमारे बागपत वाली भाषा में। तो खोस के ले गए, छीन के ले गए, तो उसे झपटमारी कहा जाता है। लेकिन झपटमारी में जो ये धाराएं लिखी जाती हैं वो और लूटमारी में जो धाराएं लिखी जाती है वो दोनों बड़ा टिपिकल मामला है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट के सामने पहुंचा। कड़कड़डुमा कोर्ट में आरोपी बाइकर्स हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था, उनके वकील ने कहा साहब एक बात बताओ, कोई हथियार के बल पे लूटता क्या? मोबाइल जो छीनना वो हथियार के बल पे तो छीनना ना, तो लूट क्यों कर होगी, पुलिस तो लूट बना रही। जज साहब ने कहा कि अगर पीड़ित इनके हमले से घायल हो जाता है और उसको गंभीर चोट लग जाती है तो इस मामले को लूट माना जाएगा। बता दें इस मामले में इन लोगों ने जिस वक्त मोबाइल छीना था तो धक्का दे दिया था, उससे वो लड़की जो है गिर गई थी, गंभीर रूप से घायल हुई, उसको काफ़ी चोट आई, कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही और उसको खून तक चढ़ाना पड़ा था। इस वजह से अदालत ने कहा कि इस मामले को पुलिस ने सही किया है जो लूट का माना है। लेकिन भाई वो दिल्ली की पुलिस है, वो तो लूट बना दे रही जरा से मोबाइल को। यहाँ तो धक्के खाते फिर हो जाओ, मोबाइल लोगों के चोरी हो जाए तो पुलिस क्या क्या उत्तर प्रदेश में, भैया देखो चोरी तो हम नहीं लिखेंगे, एक काम करो लिए लिख दो सब्जी लेने जा रहे थे खो गया, यही लिखवावे ना, ठप्पा लगवा लो, जाके दूसरा सिम निकलवा लो। आदमी भी जानता है बेचारा मजबूर है, क्या करे भैया, ला भैया ठप्पा लगा दे, जाके दूसरा सिम तो निकल जाएगा, या ठप्पा लगा के अपने पास रख लें, कल को कोई सिम का कुछ मिसयूज़ कर ले तो चोरी नहीं लिखती है। बहुत से लोग बेचारे इंश्योरेंस करा लेते हैं अपने मोबाइल का, लेकिन जब जब पुलिस चोरी ना लिखती तो इंश्योरेंस का पैसा क्यों कर मिलेगा। और अगर मान लो लिखे भी तो पुलिस भी गया, हाँ भाई मोबाइल कते 1 रुपये का, नुके जी 20,000 का, अरे तो 20,000 रुपये बीमे के मिलेंगे, कुछ तो सेवा पानी कर, इसमें जांच भी करेंगे, एफआईआर भी लगाएंगे, 4 पर्चे भी काटेंगे, मुसीबत तुम्हारी जान को है ही, खाली बिल्ली थोड़ी बैठे हैं यहाँ कि नौकरी के पैसों से यहाँ पैसा लगाएंगे, सरकार थोड़ी देरी कुछ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।